वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करते हैं कि देखो, अगर आप साथ देंगे तो आई एश्योर यू कि वी विल इम्प्रूव आवरसेल्व्स। पक्का श्योर है ये बात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल। इसमें जो है धीरे धीरे सीख रही हैं चीज़ें, इनको इम्प्रूव करते भी जाएंगे। जैसे डेट्स वगैरह को भी डालना हमने स्टार्ट कर दिया कि आपको पीडीएफ लेते समय कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये कौन सा एडिटोरियल है। नेक्स्ट, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पीडीएफ के लिए आपको वहीं पे जाना होगा जहाँ पे जाना पड़ता है, पहले भी आपको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, नहीं तो वीडियो लंबा जाता है। तो पेल ग्रीन शूट्स ऑन एक्सपोर्ट्स। देखो, आज का जो हमारा एडिटोरियल है 19 अप्रैल 2024 का, ये कहता है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है ना, हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। बिकॉज हमने एक टारगेट लिया हुआ है कि हम 5 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था बन चुके हैं या आसपास हैं या बनने जा रहे हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे अभी। इस एडिटोरियल के बाद मैं इसको चेक करने वाला हूँ, या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो ये ईडियम लिखा हुआ है ना, एक पेल ग्रीन शूट्स, इसका मतलब होता है कि अर्ली साइंस मिल जाते हैं कुछ किसी चीज़ के इम्प्रूव होने के या रिकवर होने के। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो इन्फ्लेशन, मतलब यह है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्फीति, मुद्रास्फीति। हाँ ठीक है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मतलब जो रेट्स है ना चीज़ों के, वो जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। पेल ग्रीन शूट्स का मतलब आप समझ गए, किसके ऊपर? एक्सपोर्ट्स पे, हमारे आयातों के ऊपर, जो हम आयात करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनसे संबंधित जो है ये एक अच्छा जो है एडिटोरियल आप बोल सकते हो, रिलेटेड टू इकोनॉमी, आवर इकोनॉमी एक्चुअली। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, इंडिया के जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, आफ्टर ए ईयर ऑफ टैपिड डिमांड एंड प्राइसेस फेस फ्रेश टर्बुलेंस। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो टैपिड है। टैपिड का मतलब क्या होता है? टैपिड का मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो आप लोग इसको कि एक तरीके से आप ये इंडियाज गुड एक्सपोर्ट्स आफ्टर ए ईयर ऑफ टैपिड डिमांड, मतलब बहुत कम डिमांड के बाद, सुस्त डिमांड के बाद। और मतलब टैपिड मतलब कमज़ोर या फिर ढीला आप उसको बोल सकते हो, या फिर आप एक तरीके से उत्साहहीन भी आप उसको बोल सकते हो, उत्साहहीन। ठीक है, उत्साहहीन जिसमें कोई उत्साह नहीं हो, निरुत्साहित हो। एंड प्राइजेस फीस फ्रेश टर्बुलेंस, मतलब जो एक्सपोर्ट है हमारा वो एक तरीके से उत्साहहीन था, एक साल के बाद थोड़ा सा उत्साहहीन हुआ है एक्चुअली। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा और इंपोर्ट अगर जो है ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो दिक्कत जो है हो सकती है। तो यहाँ पे उत्साहहीन था, लेकिन अभी इसमें डिमांड जो है इसकी बढ़ रही है। एंड प्राइसेस फेस फ्रेश टर्बुलेंसेस। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से टर्बुलेंस होता है हलचल, हलचल आप बोल सकते हो। ठीक है, तेज हवा को वैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है टर्बुलेंस, बट यहाँ पे आप क्या कहोगे कि हलचल हुई है उसमें काफ़ी हद तक। ठीक है, फेस फ्रेश जो है टर्बुलेंस जो है फेस कर रहा है हमारा प्राइस। ओके, तो हमारे पास जो है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयात जो है बढ़ाएंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमी में थोड़ी सी हाइक हमें देखने को मिलेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। यहाँ पे इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हिट अ 12-month पीक ऑफ $41.7 बिलियन लास्ट मंथ, marginally lower than March 2023 and a tad higher than February's 41.4 बिलियन फिगर। कैन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, समझना भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से पड़ेगा। ठीक है, कहीं वर्ड एक इधर उधर भी हो गया तो शायद मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देखते हैं, पहला जो सेंटेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 12 मंथ है ना, यहाँ पे इसके पीछे पहले आ लेकर रखा है। यहाँ पे आ क्यों आया यहाँ पे आर्टिकल? क्योंकि एक पूरे 12 महीने की बात की जा रही है, एक पूरे 12 महीनों को एक
साल के रूप में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले पूरे 12 महीनों का जो लेखा जोखा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो भारत के व्यापारिक जो एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात हैं, पिछले 41.7 बिलियन जो डॉलर्स के जो है 12 महीने के शिखर पर जो है पहुंच गया है एक तरीके से एक्सपोर्ट्स हमारा, ठीक है। पिछले महीने से तो कम है, बट अब की बार जो है इतना है 41.7। हाँ, पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं। मार्जिनली लोअर देन मार्च 2024 एंड ए टैड हायर देन फरवरीज 41.4 बिलियन फिगर। कहने का मतलब क्या है कि जो कि पहले मार्च से तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि मार्च में जो है थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, फरवरी में थोड़ा सा कम था। 41.4 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा जो है प्राप्त किया था, मार्च में हम जो है 41.7 जो है डॉलर पे पहुंच गए हैं, बिलियन डॉलर पे एक्चुअली। Imports fell 6% to 57.3 billion dollar, taking the trade deficit to an 11 months low। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आयात जो है 6% गिर के 57.3 बिलियन डॉलर जो है हो गया, जिससे व्यापारिक जो घाटा है पिछले 11 महीने का जो है निचले स्तर पर आ गया। मतलब पिछले 11 महीनों में व्यापारिक घाटा एक तरीके से चल रहा था। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स हम जब करते हैं, एक इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब आयात करना, मतलब मंगाना चीज़ें विदेशों से। इंपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, चीज़ें भेजना। अब देखो, जब हम चीज़ें ज़्यादा भेजेंगे और कम आयात करेंगे तो हमारा फिस्कल जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव रहेगा। एक तरीके से हम जो है एक तरीके से जो है बाध्य में रहेंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। अगर हम आयात ज़्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो हमारा जो है जिस तरीके से इंपोर्ट्स हमारे कम हो रहे थे, ज़्यादा गिर चुके थे, है ना, तो इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम जो है एक तरीके से हो जाता है। तो पिछले 11 महीने से जो है लो चल रहा था, बट इस महीने में कुछ बढ़ोतरी हुई है। द लास्ट 2 मंथ्स, जो ये लास्ट है, ये एक हमारा कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। जो हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके पहले जो है द आर्टिकल लगता है। और जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। मैंने कहा था आपको कि धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, ये उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बट अभी ट्रायल बेसिस पे है हमारा एडिटोरियल, आगे चल के देखते हैं कैसा रहेगा। The last 2 months robust exports numbers bolstered the tally for outbound shipments from 354 billion dollars at the end of January to 437 billion $0.1 billion for the full year, just 3% short of the record uh, $451 billion परफॉर्मेंस इन 2022 टू 23, है ना। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल एक तरीके से ये लाइन आई है, और शुरुआत में काफ़ी मुश्किल लाइनें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 10 से 2023 तक समझने की कोशिश करते हैं एक तरीके से, ठीक है। देखो, द लास्ट 2 मंथ्स रीबर्स्ट एक्सपोर्ट नंबर्स बोल्स्टर्ड। सबसे पहले वर्ड्स यहाँ पे कितने हैं, 2। सबसे पहले बोल्स्टर्ड का जो मतलब है हम वो समझते हैं। ये एक वर्ब है, बोल्स्टर, डी अगर हटा दोगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब होता है संभालना, या फिर सहारा देना, या फिर रक्षा करना। इसके बाद है आउटबाउंड। आउटबाउंड एक एडजेक्टिव होता है हमारा। इसका मतलब होता है जाता हुआ, या बाहर की तरफ जाता हुआ, या बहिर्गामी आप इसको बोल सकते हो, या दूसरे देश को जाता हुआ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं हम अपने सेंटेंस को, ठीक है। तो पिछले जो 2 महीनों के मजबूत निर्यात के जो आंकड़े हमें देखने को मिले, ठीक है ना, जो मजबूत निर्यात आंकड़े हमें देखने को मिले, जिसमें हमने आउटबाउंड किया, जिसमें हमारा जो आउटबाउंड है वो जो है ज़्यादा देखने को मिला हमें, बाहर जो है हमने चीज़ें ज़्यादा भेजी। जनवरी के अंत में हमने 354 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर पूरे वर्ष के लिए 437.1 बिलियन डॉलर जिसको कर दिया, ठीक है।
$354 बिलियन से बढ़ाया हमने उसको 437.1 बिलियन से, ठीक है, जो 2022-23 के रिकॉर्ड जो है देखा गया है, जो 2022-23 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो था, क्या था, वो था $451 बिलियन, ठीक है। उससे तो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकता है, लगभग 3% जो है कम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस आप एक तरीके से बोल सकते हो। अभी जो है ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ तक होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 जो है मार्च होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चल पड़ा है यहाँ पे। जब आप फाइनेंशियल ईयर बात करते हो 2022-23 की, ठीक है, तो 2022 का अप्रैल से लेके 2023 का 31 मार्च, ठीक है। और जब आप बात करते हो अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसको 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है, 3-3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि अप्रैल, मई और जून ये फर्स्ट क्वार्टर होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये सेकंड क्वार्टर होता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये थर्ड क्वार्टर होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च ये फोर्थ क्वार्टर होता है। इस तरीके से भी जो है इनको बांटते हैं। तो इस तरीके की चीजें भी आप जो है जाननी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट चलें। Amid a decline in commodity prices, which averaged about 14% lower last year, this is a commendable outcome, aided by demand proving more resilient than earlier anticipated in major markets। अब यहाँ तक हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो कॉमोडिटी है, जो हमारी कॉमोडिटी है, देखो सबसे पहले कॉमोडिटी का मतलब ही देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो कॉमोडिटी जो प्राइसेस होते हैं या जो कॉमोडिटी होती है उसका मतलब क्या होता है। कॉमोडिटी का मतलब होता है जब हम व्यापारिक जो वस्तुएं होती हैं, कॉमोडिटी का मतलब होता है व्यापारिक वस्तुएं, और कॉमोडिटी प्राइसेस को जब इकट्ठा करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो व्यापारिक वस्तुएं होती हैं उनके प्राइसेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो व्यापारिक वस्तुएं होती हैं उनका जो प्राइस है वो लगातार गिरावट की तरफ था। कमेंडेबल क्या होता है, एबीएल एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रशंसनीय, सराहनीय, आप इसको बोल सकते हैं कमेंडेबल को। रेजिलियंट क्या होता है, रेजिलियंट भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब आप लचकदार बोल सकते हो, यानी कि आप यही कह सकते हो कि प्राइसेस में एक तरीके से गिरावट आई। अब इसको दोबारा से पूरे को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कमोडिटी जो प्राइजेस हैं, जो व्यापारिक वस्तुएं हैं उनके जो प्राइजेस है उनके अंदर जो है डेक्लिन हमें देखने को मिला। डेक्लाइन ये भी एक वर्ब होती है, वैसे यहाँ पे नाउन के रूप में यूज कर रखा है इसने। विच एवरेज्ड अबाउट 14% लोअर लास्ट ईयर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना कम है, औसतन लगभग 14% जो है कम है। इसको भी आप जो है एक तरीके से कमेंडेबल आउटकम बोल सकते हो। दिस इज अ कमेंडेबल आउटकम, ये जो है एक सराहनीय, आप एक तरीके से जो है क्या बोल सकते हो, कदम बोल सकते हो इसको एक तरीके से। एडेड बाय डिमांड प्रूविंग मोर रेजिलियंट देन अर्लियर एंटिसिपेटेड इन मेजर मार्केट्स। कहने का मतलब ये है कि जिसमें प्रमुख जो बाजार हैं उनमें पहले की अपेक्षा और ज़्यादा लचीली मांग साबित जो है एक तरीके से हुई है। जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ पे एंटिसिपेट किया गया पहले की तुलना में ज़्यादा रेजिलियंट, है ना, ज़्यादा रेजिलियंट मतलब ज़्यादा लचकदार, जो मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं या जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ पे जो प्राइस हाइक हो रहे थे, एक तरीके से वहाँ पे हमें प्राइसेस में एक तरीके से हमें कमी जो है एक तरीके से देखने को मिली है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दैट इंपोर्ट्स डिप्ड एट ए हायर 4.8% pace has also cushioned the trade deficit, and इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट हैं नाउ एक्सपेक्ट द जनवरी मार्च क्वार्टर टू, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च होता है, यही कहा था ना मैंने, ओके कहीं गलती ना होगी हो। जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर हमारा होता है, लास्ट जो क्वार्टर होता है, एंड अप विद ए स्मॉल
विद ए स्मॉल बट रेयर करंट अकाउंट सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जब कोई चीज ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, तो दैट से सरप्लस तक हम जो है इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, 4.8% की जो तेज गति से जो बढ़ते हुए आयात की जो गिरावट आई है जिस तरीके से, उसने जो है उस गिरावट ने क्या कर दिया है, जो व्यापारिक जो घाटा था, जो ट्रेड डेफिसिट था, उसको एक तरीके से कुशन्ड कर दिया, उसको एक तरीके से कंट्रोल कर दिया है, कम कर दिया है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है, जब तक वो जो है समाप्त होगा, जब तक वो खत्म होगा, ये वाली क्वार्टर मतलब तिमाही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस तिमाही में एक छोटे से लेकिन एक दुर्लभ से चालू खाते अधिशेष के साथ जो है ये समाप्त जो है एक तरीके से होगी, ठीक है। तो इसमें जो है हमें करंट अकाउंट सरप्लस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद हम जो है बात करते हैं सर्विसेज ट्रेड डेटा फॉर द फुल ईयर विल बी अवेलेबल लेटर। जो सर्विसेज का जो डेटा है वो हमें जो है बाद में जो है देखने को मिलेगा, लास्ट के ईयर के लास्ट में जो है हमें देखने को मिलेगा या बाद में हमें पता चलेगा। बट जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो एस्टिमेट लगा रही है कि जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं इन 2023-4 वर फ्रिक्शनली हायर देन दैट द प्रीवियस ईयर एट 776.7 बिलियन डॉलर्स। यहीं तक देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है, कौन सा, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य जो मंत्रालय है, उसका अनुमान है कि 2022-23 के दौरान जो हमारा कुल निर्यात होगा वो पिछले साल की तुलना में जो है आंशिक रूप से आपको जो है क्या होगा, ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और वो कितना था पिछले साल का, 776.7 बिलियन जो है डॉलर हमें देखने को मिला था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड मैंडरिन्स बिलीव दैट जो गुड्स एक्सपोर्ट्स have entered a positive growth cycle, having coped with persistent strife from Ukraine to Palestine and the Red Sea। यहाँ पे हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे ट्रेड मैंडरिन्स हैं, जो हमारे व्यापार जगत के जो मैंडरिन्स मतलब जो दिग्गज हैं, जो व्यापार जगत पे कड़ी नज़र रखते हैं, उनका एक जो व्यू होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको अगर हम देखें तो जो हमारा जो उनका मानना क्या है कि यूक्रेन से लेके फिलिस्तीन तक और लाल सागर तक संघर्ष का सामना करने के बाद भी जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक पॉजिटिव जो है देखने को मिल सकता है, और उसमें एक सकारात्मक वृद्धि जो है हमें देखने को मिलती है, और वो जो है सकारात्मकता की तरफ जो है बढ़ चुका है। उसके ग्रोथ साइकिल में हमें जो है क्या देखने को मिल रही है, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। परसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है, स्ट्राइप को अगर छोड़ दो तो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है सख्त रूप से या दृढ़ता से जो है आगे बढ़ रहा है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, लास्ट वीक पिछला जो सप्ताह था, जो पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं, डाउनग्रेडेड इट्स ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 2.6% फ्रॉम 3.3% reckoned earlier, with risk titled टिल्टेड है, सॉरी, टिल्टेड का मतलब नीचे की तरफ गिरता हुआ, डाउनवर्ड्स टू द डाउनवर्ड्स, वो जो है गिरता हुआ कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ जो है गिरता हुआ उसका एक स्लोप था। अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, यहाँ से हमें समझना पड़ेगा। लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, उसने अपने वैश्विक व्यापार जो उसका एक अनुमान होता है वैश्विक व्यापार में कितनी वृद्धि होगी, उसको पहले कहा था कि 2.6 रहेगा, बट वो क्या रहा, सॉरी 3.3 रहेगा,
है ना। तो लेकिन वो एक्चुअल में क्या रहा, 2.6 रहा। तो इससे जो है क्या हुआ, एक तरीके से थोड़ा सा जो है जोखिम जो था ना, उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमारा जो स्लोप है वो हमें गिरता हुआ दिखा, है ना। उसके बाद this is despite favorable base effort effects from its revision ही होगा, हाँ जी, revision for 2023 trade volumes which is the WTO, इनके पहले द लगता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पहले, says uh, tanked tanked 1.2% compared with a 0.8% dip expected earlier। अब यहाँ पे क्या बात जो है यहाँ पे कही गई है, ये जो है 2023 के जो संस्करण है उसमें जो व्यापार के लिए इन्होंने जो अपना संशोधन उसके अंदर जो है किया है एक तरीके से, ठीक है। उसके अंदर जो इनका WTO का जो संशोधन जो हमें देखने को मिला, उसका जो बेस था, उसका जो आधार था, उसके प्रभावों के बावजूद ही हमें देखने को मिला, जिसके बारे में जो WTO है उसका कहना है कि पहले जो है ये 0.8 जो है परसेंट की डिप एक्सपेक्ट जो है की गई थी, बट उसकी तुलना में 1.2% की जो गिरावट हमें वर्ल्ड जो व्यापार है वहाँ पे देखने को एक तरीके से मिली है। इन्होंने एक्सपेक्ट क्या की थी, जो डिप होगी, जो एक्सपेक्टेड डिप थी पहले, वो जो है क्या की थी, इन्होंने एक्सपेक्ट 0.8% की थी, बट वो 1.2% जो है रही। उसके बाद क्या हुआ, अरे भाई हो जा, उसके बाद एक्सपोर्ट जो वॉल्यूम्स थी फ्रॉम एशिया आर एक्सपेक्टेड टू राइज 3.4% इन 2024 विद इंपोर्ट्स क्लाइंबिंग 5.6%। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 2024 में अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया से निर्यात जो होना था, है ना, वो कितना होना जो है इन्होंने डिसाइड किया था कि 3.4 जो है परसेंट वो बढ़ने की जो है उम्मीद इन्होंने बताई है, लेकिन 5.6% ये जा सकता है ना। अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया ए हेल्दी मॉनसून इज एक्सपेक्टेड टू स्पर डोमेस्टिक डिमांड इंक्लूडिंग फॉर डिस्क्रिशनरी इंपोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें तो 3.4% जो है कहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कि 2024 में ये एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं यहाँ से, बट ये बढ़ने की कितनी उम्मीद है, 5.6% जो है बढ़ने की उम्मीद है एशिया से एक्सपोर्ट्स। अगर हम भारत की बात करें, अगर यहाँ पे एक अच्छी मॉनसून जैसा कि जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक भारत में इस बार जो है 2024 में अच्छी मॉनसून होने की जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे हम जो है क्या कर सकते हैं, उससे हमारी जो है घरेलू जो क्या हो सकती है, मांगे बढ़ सकती है। हमारी जो घरेलू जो मांगे हैं ना, डोमेस्टिक जो डिमांड्स हैं, उनमें स्पर हमें देखने को मिल सकता है, बढ़ सकती है हमारी डिमांड, ठीक है। और उसमें हमें डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन या फिर स्वविवेक। तो उससे हमें उसमें हमारी डिमांड्स भी इंपोर्ट की डिमांड्स भी जो है हमारी बढ़ सकती हैं एक तरीके से। तो दोनों ही चीज़ें होने की जो है उम्मीद है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी अगर घरेलू डिमांड्स बढ़ती हैं, देखो अगर मॉनसून अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे हमारी जो घरेलू डिमांड है वो बढ़ सकती हैं, और एक्सपोर्ट भी हम जो है उसके साथ साथ जो है ज़्यादा कर पाएंगे अगर हमारा प्रोडक्शन अगर सही रहता है तो, ठीक है। वो डिपेंड जो है मॉनसून के ऊपर भी बहुत हद तक जो है करने वाला है। बट सस्टेन्ड डिसरप्शंस ऑन द टू ऑफ द वर्ल्ड्स की शिपिंग रूट्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। सबसे पहले पूरा पढ़ते हैं लाइन को, फिर समझेंगे। द स्वेज एंड पनामा कैनल्स along with geopolitical fault lines and an increasing skepticism about the benefits of global trade in several countries pose a creeping risk that have not fully manifested yet। कहने का मतलब क्या है कि
ये हो सकता है, बट स्टेन्ड डिस्ट्रप्शंस, यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस का मतलब समझने की कोशिश है। सबसे पहले डिस्ट्रप्शंस का मतलब जो है हम एक तरीके से समझते हैं डिस्ट्रप्शन किसको बोलते हैं। डिस्ट्रप्शन आप बोलोगे, डिस्ट्रप्शन ये कह सकते हो आप एक तरीके से कि अ, विघटन, जो चीज़ नॉर्मली ना चल सके। जो अब एक बात बताओ, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि एक 0.8% जो है रहेगा, बट एक्चुअल में क्या रहा, 1.2% रहा। तो ये एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिटी में क्या होता है, वो डिसरप्शन है। ठीक है, जिस तरीके से इसमें उछाल भी आ सकता है और इसमें गिरावट भी आ सकती है, तो उस चीज को हम डिसरप्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्केप्टिसिज्म क्या होता है, ISM एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है, किसी प्रोसेस को बताएगा। इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो संदेहवाद, या फिर आप संशयवाद भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें शक की गुंजाइश हो। अब समझो पूरा का पूरा। बट सस्टेन्ड डिसरप्शंस इन टू ऑफ द वर्ल्ड्स की शिपिंग रूट्स। अब यहाँ पे लेकिन आप ये बोल सकते हो कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, जो पूरी दुनिया है, उसमें दो प्रमुख शिपिंग जो है मार्ग हैं यहाँ पे। एक तो है स्वेज कैनल वाला, और एक पनामा जो कैनल है वहां पे। लेकिन वहां पे निरंतर जो है हमें व्यवधान देखने को मिलते हैं, निरंतर, बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स, और जो वहां पे जो स्केप्टिसिज्म जो है देखने को मिलते हैं, संशय काफी रहता है। अभी कभी कहीं पे ईरान और जो है इसराइल का, कभी किसी का, कभी किसी का, एक तरीके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि बीच में अगर कोई आ जाएगा ना, तो उससे प्रॉब्लम जो है काफ़ी फेस करनी पड़ती है। तो शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे, इसी पॉइंट को। तो वही तो चीज़ें होती हैं ना, आपके पास एक ऑफिस हो, जिस तरीके से आपका स्टूडियो स्टूडियो एक्चुअली स्टूडियो होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, बट आपको सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी मतलब प्रॉब्लम की। कोशिश करते हैं कि जो शोर है उससे भी हम बचें और चीज़ें करने की कोशिश करें। ओके, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बट सस्टेन डिसरप्शंस मतलब पूरी दुनिया जो है उसके जो है दो सबसे प्रमुख जो है मार्ग आपको देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे एक स्वेज कैनल वाला है, एक पनामा कैनल वाला है। वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अगर प्रॉब्लम्स चल सकते हैं, हाँ अभी यहाँ पे पहुँच चुके थे, जैसे कि ईरान और जो है अपना इसराइल के बीच में आपको देखने को मिल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। पहले ईरान और सॉरी इसराइल और रशिया के बीच में लगातार देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, कभी कोई समुद्र में लुटेरे डाकू, ये सब चीज़ें जो है जो समुद्री जो मार्ग होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं कई बार। तो इस तरीके के जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट्स आते हैं, या जो भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बैरियर्स आते हैं कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, तो उससे है ना एक स्केप्टिज्म की प्रोसेस जो है उठ के आती है। उससे एक संदेह हो जाता है कि हम प्रॉपर जो है, जो हमने सोचा है उस चीज़ के बारे में हमने सोच तो लिया, तो उससे जो है काफ़ी जोखिम एक तरीके से बढ़ जाते हैं, जो पूरे तरीके से अभी हमारे सामने जो है एक तरीके से मैनिफेस्टेड नहीं हुए हैं। यहाँ पे ये लिख रखा है ना, ये यहाँ तक देखो, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जो भी ग्लोबल ट्रेड के लिए संशय हमें पैदा हो सकते हैं कुछ कंट्रीज के लिए। पोस्ट क्रीपिंग रिस्क, जो कि रिस्क जिसमें काफ़ी जोखिम है, खतरा है, दैट हैव नॉट फुली मैनिफेस्टेड येट, जो अभी तक कंप्लीटली हम जिसके बारे में पूरी तरीके से हम क्या नहीं हो सकते, कंप्लीटली हम उसको एक तरीके से अलग नहीं छोड़ सकते, वो चीज़ हमें एक तरीके से रखनी होगी। इसीलिए स्केप्टिसिज्म की प्रोसेस हमारे सामने देखने को मिलती है। संदेह तो होगा ही। एक्सपोर्टर्स डू नॉट सीम सो श्योर अबाउट द अपबीट ऑफिशियल आउटलुक, दे नीड टू स्टार्ट raising prices rising prices soon to catch up with shipping cost surges, exposing them to competitive pressures, है ना। तो यहाँ तक हम समझने की कोशिश करते हैं, परंतु इसके बावजूद जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी जो है उत्साहित और आधिकारिक दृष्टिकोण के बारे में इतने आश्वस्त हमें लगते नहीं हैं। उन्हें शिपिंग जो लागत है हमारी, जो भी कॉस्ट आती है, जो शिप करने की कॉस्ट जो आती है, वहाँ पे
जो है वो काफ़ी आश्वस्त हमें दिखने को नहीं मिलते हैं। उसमें अगर हाइक हो जाती है, अगर शिपमेंट में वृद्धि हो जाती है, तो उनको कीमतें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे उनको क्या होगा, जिससे उनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनके आपस में जो प्रेशर्स, कॉम्पिटिटिवनेस का जो यहाँ पे एक मुद्दा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये लाइन आपको मैं थोड़ा-सा देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। देखो, प्राइसेस जो है, अगर देखो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो जाते हैं तो, और हमारे एक्सपोर्ट हम कम हो ज़्यादा हो, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस को छोड़ दो एक मिनट के लिए, जो हमारी शिपिंग कॉस्ट होती है, जो माल को भेजने की, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें भेजना है, तो उसकी जो कॉस्ट आती है हमें, वो किस तरीके से हम एक तरीके से उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर पाते हैं, है ना? तो देखो, अगर मान लो ये जो स्वेज नहर का और जो यहाँ पे हमारी जो स्वेज नहर का और दूसरी कौन सी थी, पनामा जो कैनल है, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है। देखो, अगर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट कर दिया किसी भी कंट्री को कोई भी माल, और बीच में लुटेरों ने, डाकुओं ने उसको लूट लिया, है ना? या फिर खतरा है लूटने का, तो उस चीज को एक देखना पड़ता है। अगर मैं उस रूट से दूसरे रूट पे जाऊं, अगर मान ले ए पॉइंट से मेरे को बी पॉइंट पे माल भेजना है, और यहाँ पे मुझे खतरा हो सकता है डाकुओं का या लुटेरों का, और मैं यहाँ से इसको ऐसे लेके जाऊं, ये सेफ रूट हो सकता है मेरे लिए। बट यहाँ पे एक तो मैं सीधा यहाँ पे 3 किलोमीटर जा सकता था, एक मुझे यहाँ से 7 किलोमीटर जाना पड़े, तो 4 किलोमीटर का कॉस्ट नहीं आया एक्स्ट्रा। उस चीज से जो है आपस में जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनका जो ये वर्ड लिखा हुआ था ना, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, ये इस तरीके के प्रेशर्स भी जो है एक्सपोर्टर्स को कई बार जो है क्या करने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। अच्छा समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करने में। फॉर एशिया एंड इंडिया, एशिया और इंडिया की अगर हम बात करें, या एशिया या फिर इंडिया के लिए, एनी प्रोलोंग फ्रिक्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट क्या होती है मान लो यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, जो इन दोनों को जोड़ती है, ये यहाँ पे पानी के बीच से रास्ता है, वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, a key supply route for the region's oil and gas imports, is the biggest threat to the trade and microeconomic balances. जो अगर हम भारत और एशिया की बात करें तो इस क्षेत्र से में तेल और गैस के आयात के लिए, इंपोर्ट के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग जो है, आप किसको बोल सकते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बोल सकते हो। ये हिंदी में स्ट्रेट को बोलते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य लिख के बताऊं क्या? जल डमरू मध्य, माध्य नहीं मध्य, ठीक है, ये बोलते हैं। ओके, अब देखो, ये जो हॉर्मोज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इसके लिए कोई लंबे समय तक टकराव, व्यापार और व्यापक आर्थिक संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपको अगर या तो ऑयल का या फिर आपको गैसेस का इंपोर्ट करना है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ सकती हैं। सर कैसे? अगर ऑयल की बात करूं मैं, ठीक है, ऑयल की बात करूं, अगर टाइम पे हमारे यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, तो ऑयल का प्राइस क्या होगा? हाइक होगा, तेज हो जाएगा प्राइस। तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो इससे हमारे जो है एक बिगेस्ट थ्रेट, ये एक ज़्यादा बड़ा जो है हमारे लिए खतरा है, जो हमारी माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर जो है हमें बैलेंस बनाने में, हमारी जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसको बैलेंस करने में हमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद द स्पाइक इन क्रूड प्राइसेस, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्रूड प्राइसेस ऑलरेडी शॉर्ड अप फ्रेजल वर्ब होती है, दिखा दिया है, रिजल्ट मिल चुका है। इन मार्च एज द पेट्रोलियम ट्रेड डिफिक्ट हिट आर रिकॉर्ड मंथली हाई ऑफ 1.8 बिलियन ऑयल एक्सपोर्ट्स स्लाइड टू एन 8 month लो। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहीं पे होगा, द स्पाइक पूरा नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मार्च में अगर हम बात करें मार्च की, तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ही हमें ये पता चल रहा था कि जो पेट्रोलियम जो ट्रेड है वो घाटा हो सकता है, वहां पे कितना 1.8 बिलियन डॉलर का जो है घाटा हो सकता है, और हुआ, और वो अपने रिकॉर्ड जो है मंथली जो है रिकॉर्ड हायर लेवल पे जो है एक तरीके से चला गया। लेकिन तेल का जो निर्यात है पिछले 8 महीने से एक लेवल अप जो है कर चुका है या था, ठीक है। ऑयल ऑयल एक्सपोर्ट्स स्लाइड टू एन 8 मंथ्स लो, 8 मंथ के सबसे ज्यादा लो बेसिस पे पहुंच गया। अब जो है इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल की क्रूड ऑयल की अगर मैं यहाँ पे कहूँगा, तो वहाँ पे आपको अगर जो है नीचे अगर कीमत देखने को मिल जाती है, तो उससे जो है क्या होगा, हमारे यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट बैलेंस्ड हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी कॉस्ट हाई हो जाती है एक तरीके से। India's high energy import dependence is known, and any sprout in global energy and food prices would also derail hopes of global interest rate cuts and improved demand। कहने का मतलब क्या है, जो भारत है, भारत की जो उच्च ऊर्जा आयात निर्भरता है उसके बारे में हमें पता है, और वैश्विक जो ऊर्जा और खाद्य कीमतों में कोई भी उछाल जो वर्ल्ड लेवल पर जो इंटरेस्ट रेट है जो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट है, उसको एक तरीके से क्या कर सकता है, उसको एक तरीके से कट कर सकता है और जो डिमांड है हमारी उसमें भी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। जो डिमांड है उस वो जो है क्या हो जाएगी, एक तरीके से डेरेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेरेल। डेरेल का मतलब क्या होता है, पटरी से उतर जाना। तो दोबारा से समझते हैं इस पूरी लाइन को, ठीक है। इंडियाज हाई एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस इज नोन, मतलब इंडिया की जो उच्च जो हमारी ऊर्जा आयात निर्भरता है उसके बारे में हमें पता है। और एंड एन स्प्रूड इन ग्लोबल एनर्जी, जो कि विश्व के अंदर जो वर्ल्ड है उसके अंदर ऊर्जा और जो फूड प्राइसेस हैं, ऊर्जा और फूड प्राइसेस हैं, उनमें अगर हमें क्या बोलते हैं उसको, अगर हमें डिमांड क्या बोलते हैं प्राइसेस का इधर उधर हमें देखने को मिलता है, तो हमारे यहाँ पे भी जो है प्राइसेस का इधर उधर हमें देखने को मिलेगा। जाहिर सी जो है ये बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स जो है द हिंदू रहेगा, ये तो रहेगा ही, चाहे हम लिखें भी ना, वो भी हमें पता है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स को हमने लिखा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि हमने हिंदी मीनिंग और जो है इसको अलग अलग से कलर देना, ये सब चीज़ें करने की पड़ रही थी बात यहाँ पे। जो अलग से वहाँ पे हमने ऊपर जो है एडिटोरियल में हमने क्या किया हुआ है, कलर किए हुए हैं, तो वहीं पे वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। टैपिड एक एडजेक्टिव वर्ड है, ढीला या फिर उत्साहहीन। बोल्स्टर्ड एक वर्ब है, बोल्स्टर की संभालना या फिर सहारा देना, संभालना कहो ना इसको। आउटबाउंड एडजेक्टिव है, जाता हुआ या फिर अन्य किसी देश से को जाने वाला या फिर बहिर्गामी इसको बोल सकते हो। कॉमोडिटी व्यापारिक वस्तु, ठीक है। उसके बाद आप जो बोलोगे कॉमेंडेबल क्या होता है, प्रशंसनीय या फिर आप इसको सराहनीय बोल सकते हो। रेजिलियंट एक एडजेक्टिव है, इसको प्रतिरोध क्षमतापूर्ण या फिर लचकदार बोल सकते हो। परसिस्टेंट एडजेक्टिव है, हठी या फिर सख्ती या फिर सख्त, जिद्दी, दृढ़, ये सब बोल सकते हो। डिस्क्रिशनरी एडजेक्टिव वर्ड है, विवेकाधीन या फिर स्वविवेक, अपनी बुद्धि से जो है बात को करना। स्केप्टिज्म एक प्रोसेस है, नाउन वर्ड है। संशयवाद या फिर संदेहवाद या फिर अविश्वासवाद जो है बोल सकते हो। डिसरप्शन नाउन वर्ड है, विघटन या फिर जो चीज नॉर्मल बिल्कुल भी ना हो, ये आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारा आज का एडिटोरियल खत्म होता है, और काफी ज्यादा टाइम इसमें लग गया, अराउंड 40 मिनट्स इसमें जो है लग गए। तो आप देखें थोड़ा सा और एंजॉय करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम से आप जो है इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एज इट इज वहां पे मैं डाल दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।